हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी हमारे ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। यू नेवर लूज, यू आइदर विन और यू लर्न। देखिए, आप कभी भी, अगर हम कहते हैं ना कि आप कभी भी कोई भी चीज़ लूज़ नहीं करते, आप कभी भी हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर आप उससे सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो फेलियर से हमें कभी भी ऐसा नहीं, निराश नहीं होना है, हमें उससे सीखना है कि हम दोबारा से वो गलती ना करें और हम अगली बार जब उस काम को करें तो हम उसमें सक्सेस हासिल करें, यानी हम उसमें जीत हासिल करें। तो इसलिए हमेशा लाइफ में दो चीज़ें रखिए कि या तो आप उस काम में जीत हासिल करेंगे या फिर आप उस काम से सीखेंगे कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 24 ड्यू टू श्रिंकेज इन कंजप्शन ऑन द बैक ऑफ स्लोअर इनकम। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार धीमी आय के कारण जो कंजप्शन है उसमें कमी होने के कारण वित्त वर्ष 2024 की बात हो रही है, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितने % रहने की उम्मीद है। तो जो एक्सपेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो है फ्रेंड्स 6.3% का जो है एक्सपेक्टेशंस लगाया गया है भारत की जीडीपी ग्रोथ का। तो देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना अलग अलग अनुमान लगाती हैं, तो इसलिए हमें ऐसे अलग अलग तरीके से याद रखना है। कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक का याद रखिएगा 6.3%, मूडीज़ का याद रखेंगे जो फिजिकल ईयर 23 में इन्होंने बताया था वो था 5.5%, S&P ने फिजिकल ईयर 24 में बताया है 6%, IMF के द्वारा बताया गया है 6.8% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना बताया है 7.2%। तो ये जो रेट्स हैं, ये जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार है। सब अपना अपना देखिए अनुसार, अपने अपने अनुसार अनुमान लगाते हैं, तो कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023। तो डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 पर 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो समिट है ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है फॉर बोथ एडवांस्ड इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बीच में, लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज़। तो जो बड़े और छोटे दोनों देश हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मंच अब बनता जा रहा है, ये जो रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस है। इस बार इसकी जो थीम रही इस कॉन्फ्रेंस की वो क्या थी, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, मोदी जी ने अभी हाल ही में वाराणसी में वन वर्ल्ड वन टीबी समिट जो है इसे एड्रेस किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे, काशी में। मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को जो है वो अनवील किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी इसको सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे। तो इसकी अनाउंसमेंट में किसने करी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ इसे अनवील किया। इसके अलावा मोदी जी के द्वारा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन जो है इसे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बार बार रिवाइज़ कराने की, क्योंकि इससे आप 100% चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो बार बार चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से चीज़ों को याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ होस्टिंग द 4th बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस। चौथी जो B20 यानी बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस है इसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो इसकी मेजबानी कर रहा है कोहिमा,
नागालैंड की कैपिटल है फ्रेंड्स कोहिमा, जो कि मेजबानी कर रहा है B20 कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट यानी जो हमारी पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर की इकोनॉमी के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में ये सहायता करेगा। साथ ही में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बहुत ही इजी बनाएगा, बहुत ही सुगम बनाएगा। तो उसी पर्पज़ से जो है इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस था ये 2 दिन तक कॉन्फ्रेंस चला था, जिसमें 29 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में, तो देखिए 4th बिजनेस 20 मीटिंग ये कोहिमा नागालैंड में हुई, इसकी बात हो गई। इसके बाद इससे पहली जो तीसरी बिजनेस मीटिंग हुई थी वो गंगटोक सिक्किम में हुई थी। देन उससे पहले 2nd बिजनेस 20 मीटिंग हुई थी आइजॉल मिज़ोरम में, एंड पहली बिजनेस 20 मीटिंग हुई थी इम्फाल मणिपुर में। तो मैंने आपको सारी ही जो अभी तक बिजनेस 20 मीटिंग हुई है वो रिवाइज़ करा दी है। पहली याद रखिएगा, पहली ज़्यादातर पूछ लेते हैं, इम्फाल मणिपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर बाय विच ईयर। तो इंडिया किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। तो जो भारत का टारगेट ईयर है वो कब है, 2026 की। भारत 2026 तक जो है बन सकता है 2nd लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर। इस टाइम नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे चाइना है। अगर हम बात करें अपकमिंग फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशंस की टर्म्स में, तो गुजरात जो है वो इंडिया का लीडिंग स्टेट है। ठीक है, गुजरात याद रखिएगा। ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया है, तो एक रिपोर्ट आई है जो जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और GMK रिसर्च एंड एनालिटिक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि इंडिया बन सकता है दूसरा सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सारा थॉमस, इनका भी हाल ही में 88 की एज में निधन हुआ। हु वाज शी, ये कौन थी, तो ये फेमस राइटर थी। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा। इन्होंने 17 नोवेल्स लिखे और 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ इनके द्वारा लिखी गई। इनका एक वर्क काफ़ी फेमस था, नर्मदी पुड़वा, जिसके लिए उनको केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1979 में। शी इज़ अ 2 टाइम रेसिपिएंट, यानी इनको 2 बार केरल साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है फ्रेंड्स कि इन्हें केरल साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ईयर होगा 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कूल रूफ पॉलिसी 2023-28। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसे लॉन्च किसने किया है, तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं KT रामाराव, उन्होंने जो है इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। अब पॉलिसी की अगर हम बात करें, देखिए ये क्या पॉलिसी है, टू मेक द स्टेट मोर थर्मली कंफर्टेबल एंड हीट रेजिलेंट बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन हीट इनसाइड आइलैंड इफेक्ट एंड हीट स्ट्रेस। काफ़ी आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए सिंपली ये है कि जो थर्मली जो हीट की अगर हम बात कर रहे हैं, हीट रेजिलेंट की बात कर रही हैं, तो जो ताप है, ताप का जो ताप तनाव है उसके प्रभाव को कम करना, और जो एनर्जी कंजप्शन होता है उसको भी कम करना, जिससे कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना वो धीरे धीरे कूल डाउन होता रहे, मतलब धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो। तो उसी पे वर्क करना, ये पूरा इस पॉलिसी में बस यही इस तरीके से बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और तेलंगाना पहला स्टेट बना है जिसने इस तरीके की कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च किया है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की इस्टेब्लिशमेंट 2 जून 2014 को हुई। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन।
तेलंगाना से बात करती हैं फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे एक नया हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसे नाम दिया आरोग्य महिला। तो तेलंगाना में महिलाओं के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इंडिया का जो पहला न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर है इसे तेलंगाना में लॉन्च किया। वॉक्सन जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को तेलंगाना में शुरू किया। ये प्रोजेक्ट गर्ल्स के लिए शुरू किया गया था। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी इसे तेलंगाना में सेटअप किया गया। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुलेगी? तेलंगाना स्टेट में। इंडिया का जो पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम है ये कहाँ पे खुला? हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तेलंगाना स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक्स ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो आदित्य बिरला जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो इन्होंने साझेदारी करी है फ्रेंड्स यूको बैंक के साथ। क्यों की है? ताकि ये जो है साझेदारी से देखिए क्या होगा कि बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनके माध्यम से जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस सहयोग से देखिए यूको बैंक के जो कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव जो व्यापक सूट हैं जो इंश्योरेंस सॉल्यूशंस हैं हेल्थ के वो पहुंच पाएंगे इजीली। अच्छा, बात करें आदित्य बिरला जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इसके सीईओ कौन है? मयंक बाटवाल। यूको बैंक की बात करें यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1943 में हुई। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। एमडी सीईओ है सोमा शंकर प्रसाद। टैगलाइन है इसकी ऑनर्स योर ट्रस्ट। कैनरा बैंक जो है वो मर्ज हुआ विद यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ। अभी बात करें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ एमओयू की, तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया? एयरटेल के साथ, ताकि वो अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च कर सकें उसके लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने अभी आईटीसी के साथ पार्टनरशिप करी टू ऑफर रूरल लैंडिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग्स कस्टमर्स की। तो कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई। तो किसके साथ एमओयू साइन हो रहा है, किस फील्ड में एमओयू साइन हो रहा है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल दुकान। तो डिजिटल दुकान नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। डिजिटल दुकान देखिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उनको एड्रेस किया जा सके। बिज़नेस रिक्वायरमेंट जैसे कि डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग, तो ये सारी चीज़ों जो रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस में उसको एड्रेस करना। इसमें देखिए जो मर्चेंट्स हैं ना वो सेट कर सकते हैं अपना ऑनलाइन स्टोर और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। नए नए चैनल्स बना के वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। एक्सिस बैंक की बात करें 1993 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है राकेश मखीजा। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। हाल ही में महानिदेशक नेवल ऑपरेशंस के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जो बने हैं डायरेक्टर जनरल उनका नाम है अतुल आनंद। रिसेंट की कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें डिफेंस सेक्टर में, तो अभी नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स में वाइस चीफ है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया और इंडियन नेवी के डायरेक्टर जनरल हैं एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। जो फिकी महिला संगठन है FLO, इसके 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया?
आंसर है सुधा शिव कुमार, इन्हें अपॉइंट किया है 40th प्रेसिडेंट के पद के लिए। एफएलओ की बात करें, एफएलओ मतलब हो गया आपका फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। ये ओल्डेस्ट वुमेन लेड और वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया में। वर्तमान में पूरे भारत में इसमें 19 चैप्टर हैं, जिसमें लगभग 30,000 बिजनेस महिलाएं जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज़ सिलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच, फॉर इट्स विच मिशन। नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच का चयन किया। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि नासा ने अपने इस मिशन के लिए किसे अपॉइंट किया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो मिशन का नाम क्या है, आर्टेमिस मिशन। तो और जो इनके साथ क्रू मेंबर हैं वो उनका नाम क्या है, विक्टर ग्लोबर, जो कि पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट हैं, रेड वाइसमैन ऑफ नासा एंड जेरेमी हैंसिन, जो कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी के हैं। तो 4 एस्ट्रोनॉट हैं, जिसमें एक हैं क्रिस्टीना कोच, और जो इनके 3 साथ में एस्ट्रोनॉट हैं ये फ्लाई करेंगे अराउंड दी मून फॉर अ 10-day मिशन। तो 10 दिन का मिशन है जो मून के अराउंड ये फ्लाई करेंगे अगले साल। ये नासा के आर्टेमिसन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, जिसका उद्देश्य है टू लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाय 2024 के 2024 तक पहली महिला और अगले मून मतलब अगले मैन को चंद्रमा तक पहुंचाना, ये इस जो है मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has clinched the women's title in the Spain Masters 2023, जो कि कहाँ पे हुई चैम्पियनशिप, मैड्रिड स्पेन में। तो स्पेन मास्टर्स में वुमेंस का टाइटल किसने जीता, सही आंसर है जॉर्जिया तुनजिंग ने जो है फ्रेंड्स इसका टाइटल जीता है। स्पेन मास्टर्स में वुमेन सिंगल का इन्होंने टाइटल जीता। इन्होंने इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को डिफीट किया। यही याद रखिएगा कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो जापान के बैडमिंटन प्लेयर केंता निशिमोतो ने। मेंस डबल का टाइटल जीता है चाइना के ही जितिंग और जाओ हाउडोंग ने। इसके बाद वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है चाइना की लियो शेंग्युशु एंड तांग निंग ने। ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो सिंगल्स वाले टाइटल हैं वो पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला होता है कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023। तो ये टाइटल किसने जीता है, राइट आंसर है रशिया के डेनियल मेडवेडेव ने जीता है मेडन मियामी ओपन्स का टाइटल। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीती, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि फ्रेंड्स रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक, जिसका टाइटल है कर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो इसके ऑथर कौन है फ्रेंड्स, तो ये जो बुक है इसके ऑथर है नंदिता दास ने ये जो बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिताची पेमेंट सर्विसेज के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम क्या है, करेक्ट आंसर है सुमिल विकमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, राइट आंसर है रिचर्ड वर्मा। इरेविकुलम नेशनल पार्क हैज़ अ फर्नेरियम in which 52 varieties of ferns have been planted recently। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इरेविकुलम नेशनल पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कौन से स्टेट में, केरल में। केरल में इरेविकुलम नेशनल पार्क के अलावा अनाई मुडाई शोला नेशनल पार्क है। इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरल स्टेट से। सलीम दुरानी पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 88, हु वॉज ही, तो ये फेमस क्रिकेटर थे। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कनेक्ट करेगी भोपाल को न्यू दिल्ली से। ये इंडिया की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। Which of the following country has introduced a new legislation which proposes a fine of up to 1 lakh euro for using any foreign language, especially English, in official communication? अगर आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किसी भी विदेशी भाषा या स्पेशली इंग्लिश का यूज़ करोगे तो आपको 1 लाख यूरो तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये जो लेजिस्लेशन है ये भी पास हुआ है कहाँ पे? इटली कंट्री ने इसे इंट्रोड्यूस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ओफेक 13, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है, तो इसे लॉन्च किया है इजराइल कंट्री ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? राजस्थान जयपुर में। सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि है फ्रेंड्स अहमदाबाद गुजरात में। सेकंड था यूएई के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहायन। सो थैंक यू सो मच, आपके बिल्कुल राइट आंसर थे सभी के। आज के हमारे कमेंट है चिन्मय बहिरा एंड नेहा अग्रवाल। सो मैं दिल से देखिए फ्रेंड्स सभी को शुक्रिया करती हूँ, आप लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, सो ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर आज की आपकी बारी आती है अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड पोइट्री डे यानी विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? दूसरा क्वेश्चन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप, ये चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको वेन्यू बताना है, ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ पे। सो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और यहाँ हमारी वीडियो जो है फ्रेंड्स कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यानी हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।